नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल डीपी एडोटेरिया में स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि 1 अप्रैल 2023 के बाद से या हम कह सकते हैं कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स भरने संबंधी काफी सारे बदलाव हो चुके हैं। एक पुरानी व्यवस्था और एक नई व्यवस्था बन चुकी है। जो नई व्यवस्था बनी है और जो पुरानी व्यवस्था है, दोनों व्यवस्थाओं से यदि आप टैक्स भरते हैं, दोनों रिजीम को लेकर आप यदि टैक्स का कंपैरिजन करते हैं तो बहुत ही मोटा अंतर उन दोनों के बीच में आता है। तो मैं दिलीप पाटीदार आज आपको दोनों रिजीम के बारे में डिटेल जानकारी दूंगा, किस प्रकार से हम दोनों रिजीम से कैलकुलेट हमारा इनकम टैक्स कर सकते हैं, कहां कहां पर आपको डिडक्शन मिलेगा, किस किस रिजीम के अंदर डिडक्शन दिया गया है और किस रिजीम के अंदर आपको कोई भी डिडक्शन नहीं देखने को मिलेगा। यहां तक कि प्रोफेशनल टैक्स के डिडक्शन में भी काफी सारा बदलाव आया है। तो मोटे बदलाव आए हैं, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा। इसलिए आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बिना स्किप किए आप इस वीडियो को सबसे पहले देखिए। यदि आप एक टैक्स पेयर हैं, यदि आप एक कर्मचारी है, तो यह वीडियो आपके कहीं ना कहीं बहुत ही काम का होने वाला है। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिए, आप बहुत कुछ यहां से सीख कर ही जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सब्जेक्ट। सबसे पहले जब आप इनकम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं, कई शिक्षक साथी मेरे और कई लोग इनकम टैक्स तो भरते हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता है कि इनकम टैक्स का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले आप स्वयं सीखिए कि इनकम टैक्स का कैलकुलेशन आखिर किस प्रकार से किया जाता है। यदि पूरी बात आपको समझ में आएगी तब तो आप प्रॉपर रूप से अपना टैक्स भर पाएंगे और डेफिनेट कहीं ना कहीं छोटे मोटे रूल्स की सहायता से आप काफी सारा इनकम टैक्स से पैसा बचा भी सकते हैं नियम के अधीन रहकर। तो आपको उसके लिए नियमों का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो एक सबसे पहले प्रक्रिया तो समझिए कि एक्चुअल में इसकी एक सीक्वेंस होती है। वह सीक्वेंस क्या होती है, आप टैक्सेबल इनकम किस प्रकार से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यही सीखने वाले हैं कि टैक्सेबल इनकम हमारी किस प्रकार से निकालते हैं और टैक्सेबल इनकम के ऊपर हम टैक्स कैसे बनाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दो प्रकार के रिजीम है, एक ओल्ड रिजीम और एक न्यू रिजीम। एक ओल्ड व्यवस्था और एक न्यू व्यवस्था, ठीक है, एक पुरानी व्यवस्था और एक नई व्यवस्था। तो जब भी आप टैक्स भरते हैं तो आपको यहाँ पर दो प्रकार की इस वर्ष के लिए व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी। तो टैक्स का फॉर्म भरते समय आपको सबसे पहले अपना असेसमेंट ईयर लिखना होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है असेसमेंट ईयर 24-25। तो असेसमेंट ईयर आपका 24-25 होगा और फाइनेंशियल ईयर आपका 23-24 होगा, ठीक है। ये दो अलग अलग वर्ड हैं, दोनों वर्ड को आप क्लियर समझिए। उसके बाद टैक्स पेयर कैटेगरी। तो यहां पर टैक्स पेयर की जो कैटेगरी है, यदि आप एक इंडिविजुअल पर्सन हैं तो मैं यहां पर लगभग इंडिविजुअल पर्सन ही होते हैं, तो इंडिविजुअल पर्सन की दृष्टिगत हम यहां पर ले लेते हैं इंडिविजुअल वर्ड को। तो ठीक है, आप एक इंडिविजुअल पर्सन है और इंडिविजुअल रूप से टैक्स भर रहे हैं, तो हम यहां पर वर्ड यूज करते हैं इंडिविजुअल। चलिए, तो ये आपके दो विषय हो गए। अब आप यहां पर थर्ड में आइए। तो बिलो 60 ईयर, आप 60 साल से कम के हैं तो आपके लिए टैक्स की स्लैब अलग होती है। यदि आप 60 साल से ज्यादा के हैं तो आपके लिए टैक्स की स्लैब अलग होती है, कुछ रूल्स आपके बदल जाते हैं। तो हम यहां पर जो एग्जांपल ले रहे हैं समझने के लिए, वह ले रहे हैं 60 साल से कम के व्यक्ति का, और ये एक रेगुलर सिटीजन है। तो हमने यहां पर 3 कैटेगरी चूज कर ली है। फर्स्ट है कि हमारा असेसमेंट ईयर 24-25 है, जिसे हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर आपका 2023-24 है, ठीक है। यह आपका फाइनेंशियल ईयर हो गया और कैटेगरी हो गई आपकी इंडिविजुअल, और आप है 60 साल से कम उम्र के, क्योंकि 60 साल से ज्यादा के उम्र में और यहां पर कैटेगरी बदलने में काफी सारा बदलाव आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपनी इनकम टैक्स बनाने के लिए इनकम को क्लियरली शो करना होता है कि आपकी प्रॉपर इनकम कितनी है। तो इनकम के सोर्स कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि यदि आप एक सैलराइड पर्सन हैं, आप एक कर्मचारी हैं जिनको सैलरी मिलती है, तो हम उसे कहेंगे सैलराइड पर्सन, ठीक है, या एम्प्लॉय। तो इनकम अंडर द हेड सैलरीज, आपकी टोटल सैलरीज से क्या इनकम है तो आप यहां पर उसे फिल कर दीजिए, ठीक है। आपने सैलरी की इनकम ली और यहां पर
फिल कर दी। यदि आपके पास अदर सोर्स भी है इनकम के, जैसे कि हेड हाउस प्रॉपर्टी, आप हाउस प्रॉपर्टी के माध्यम से कहीं ना कहीं आपके पास कोई इनकम आती है, तो उस कंडीशन में उसे भी आप यहां पर फिल कर सकते हैं। तीसरा विषय होता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन से यदि आपके पास कोई इनकम है तो आप यहां पर उसे फिल कर दीजिए। उसके बाद आप बिजनेस और प्रोफेशन से, यदि आपके बिजनेस से कहीं ना कहीं आपको इनकम होती है, किसी प्रकार का आपका रजिस्टर्ड बिजनेस है, तो आप उसे यहां पर ले लीजिए। उसके बाद अदर सोर्सेस, यदि अन्य किसी प्रकार से आपके पास इनकम है तो आप यहां पर ले लीजिए। कुल मिलाकर 5 प्रकार की इनकम यहां पर कैलकुलेट हो जाती है। तो जनरली जो सैलराइड पर्सन होते हैं वे सिर्फ अपने सैलरी की इनकम यहां पर दर्शाते हैं। तो ठीक है, बाकी इनकम उनके पास लगभग लोगों का होती भी नहीं है। यदि नहीं है और सिर्फ सैलरी की इनकम है तो यहां पर ले लीजिए और ये सारे आपके हो जाएंगे ब्लैंक। और यहां पर इसका कर दीजिए आप टोटल इनकम। तो टोटल इनकम आपकी यहां पर आ जाएगी, यहां पर आपका इसका आ जाएगा योग। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ एक प्रकार का ही यहां पर इनकम दर्शा सकते हैं, और यदि है तो उन सभी का टोटल यहां पर लिख देंगे। तो यहां पर हो गई आपकी इनकम। ठीक है, आय के बाद विषय आता है कि डिडक्शन का। सबसे पहला वर्ड जो आपकी सैलरी कैलकुलेट कर इनकम टैक्स कैलकुलेशन में आता है वह होता है डिडक्शन। तो डिडक्शन किस किस प्रकार के, अब यहां से थोड़ा सा गंभीरता से आपको समझना है। मैं दोनों प्रकार के रिजीम को लेकर यहां पर चलूंगा। एक आपकी ओल्ड रिजीम, पुरानी व्यवस्था, और एक न्यू रिजीम जिसे हम कहेंगे नई व्यवस्था। ठीक है, तो नई व्यवस्था और पुरानी व्यवस्था दोनों को साथ लेकर ही यहां पर हम चलने वाले हैं। तो टोटल इनकम आपने यहां पर लिख दी, जो आप इनकम लेकर आए थे वह आप यहां पर लिख लीजिए। तो आपने टोटल इनकम यहां पर लिख ली। अब विषय आता है डिडक्शन का। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन नई व्यवस्था और पुरानी व्यवस्था दोनों ही प्रकार की व्यवस्थाओं में यह आपका 50,000 ही रहने वाला है। यह एक मोटा फर्क यहां पर आ चुका है। नई व्यवस्था और पुरानी व्यवस्था दोनों के लिए अब आपका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वह 50,000 ही रहता है। ठीक है, तो आप 50,000 यहां पर लिख सकते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन में। यदि आप पुराने रिजीम के साथ जाते हैं तो भी, और नई रिजीम के साथ जाते हैं तो भी। रिजीम का अर्थ होता है व्यवस्था। उसके बाद लेस, यहां पर लिखा हुआ है लेस, फिर अगेन लिखा हुआ है लेस, इंटरटेनमेंट अलाउंस। तो यदि इस प्रकार का कोई अलाउंस आपके पास है तो आप उसको मैक्सिमम 5,000 का डिडक्शन उससे ले सकते हैं, और यह सिर्फ आपकी ओल्ड के लिए है। यदि आप ओल्ड रिजीम से फॉर्म भर रहे हैं, आयकर गणना पत्रक भर रहे हैं, तब उस स्थिति में आप यहां पर मैक्सिमम 5,000 का डिडक्शन ले सकते हैं। और यदि आप न्यू के साथ चल रहे हैं तो यहां पर आपको न्यू में कोई डिडक्शन नहीं है। यहां पर बिल्कुल क्लियर स्पष्ट है कि न्यू के अंदर यहां पर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद प्रोफेशनल टैक्स, आपका प्रोफेशनल जो टैक्स है यह भी आपको ओल्ड के अंदर ही देखने को मिलेगा, न्यू के अंदर यहां पर स्पष्ट है यह आपका ओल्ड के अंदर ही देखने को मिलेगा। और इसको यह आपका होता है प्रोफेशनल टैक्स। और प्रोफेशनल टैक्स को आप सिर्फ ओल्ड के अंदर ही यूज कर सकते हैं, यह भी आपकी न्यू व्यवस्था के अंदर नहीं लागू होगा। तो कुल मिलाकर इतने पेज के अंदर हमने यह समझा कि नई व्यवस्था के अंदर सिर्फ आप यहां पर 50,000 का ही डिडक्शन ले पाएंगे, और पुरानी व्यवस्था के अंदर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 के साथ में यह वाला डिडक्शन एंटरटेनमेंट का भी ले सकते हैं, और प्रोफेशनल टैक्स वाला डिडक्शन भी आप ले सकते हैं। क्लियर यहां तक? इसके बाद आप यहां पर ग्रॉस टोटल इनकम बना लीजिए। ग्रॉस टोटल इनकम से अर्थ है कि आपकी जो भी इनकम यहां पर थी उस टोटल इनकम में से आप 50,000 को माइनस कर दीजिए। अगर आप पुराना फॉर्म भर रहे हैं तो ये आपका ये अगर अलाउंस है तो इसे माइनस कर दीजिए, और प्रोफेशनल टैक्स यदि भरा है तो भी आप माइनस कर दीजिए। कुल मिलाकर इन तीनों को माइनस कर दीजिए और यहां पर लिख लीजिए यदि है तो। जनरली स्टैंडर्ड डिडक्शन और प्रोफेशनल टैक्स ही लिखा जाता है, तो इन दोनों को आप माइनस करके यहां पर लिख सकते हैं आपकी बाकी की राशि। ठीक है, और यदि आप न्यू रिजीम के साथ जा रहे हैं तो आप यहां पर सिर्फ 50,000 को ही माइनस करेंगे। मान लीजिए आपकी टोटल इनकम होती है
7 लाख, तो आप यहाँ पर 50,000 माइनस करके 6,50,000 यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह हुआ ओल्ड और न्यू के हिसाब से स्टैंडर्ड डिडक्शन और दोनों डिडक्शन ये वाले। अब विषय आता है अदर डिडक्शन का। अदर डिडक्शन में अब आप सबसे पहले ये समझिए कि अदर डिडक्शन में क्या क्या आता है। तो अदर डिडक्शन के अंदर धारा 80C, मतलब आपकी जो 80C सेक्शन है उसके अंतर्गत काफी सारे डिडक्शंस आ गए हैं। 80C के अंदर काफी सारे डिडक्शन आते हैं, उन सभी डिडक्शन को आप ले सकते हैं, लेकिन उनकी जो मैक्सिमम रेंज है वह है 1,50,000। 1,50,000 से ज्यादा आप कभी भी 80C के अंतर्गत या 80C के सेक्शन से डिडक्शन नहीं ले सकते हैं, चाहे आपने 2,25,000 का ही खर्च 80C पर क्यों ना कर दिया हो, लेकिन मैक्सिमम जो छूट है वह आपको 1,50,000 की ही मिलने वाली है। मतलब 80C से संबंधित सारे सेक्शन को मिलाकर आप 1,50,000 की मैक्सिमम छूट यहां पर कटौती की ले सकते हैं। तो 80C में क्या क्या आ जाता है, यदि आपने कोई LIC पॉलिसी ले रखी है तो वह भी 80C के अंतर्गत आ जाती है। आपका कोई PF है कट रहा है तो वह भी इसके अंतर्गत आ जाता है। यदि आप PPF में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वह भी आ जाता है। यदि आप NSC एक पत्र होता है वह, उसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो वह भी आ जाता है। और रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, इस प्रकार के काफी सारे विषय होते हैं। उन सब विषयों को हम 80C के अंतर्गत रखते हैं। तो उन सभी से लेकर आप मैक्सिमम 1,50,000 तक की कटौती यहां पर क्लेम कर सकते हैं। सेकंड विषय आता है डिडक्शन 80CCC। मैं आपको यहां पर सारे महत्वपूर्ण सेक्शन और आपको पैसा कैसे बचाना है यह अनिवार्य रूप से बताने वाला हूं, तो बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहिए। तो 80CCC के अंदर भी आप मैक्सिमम 1,50,000 तक की ही छूट ले सकते हैं, कटौती ले सकते हैं। तो और इसके बाद डिडक्शन 80CCD1, इसको लेकर भी आप, जो कि एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड NPS, यह भी NPS से संबंधित ही आपकी एक प्रकार की कटौती होती है। उसको लेकर भी आप 1,50,000 तक की ही कटौती ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। अब यहां पर लिखा हुआ मैक्सिमम 1,50,000 इन ओल्ड रिजीम, तो आप इसे ओल्ड रिजीम में ही क्लेम कर सकते हैं। यदि आप न्यू रिजीम के अंतर्गत जा रहे हैं तो इनसे आपका कोई देना लेना ही नहीं है। न्यू रिजीम के अंदर यहां पर आपके लिए कुछ भी लागू नहीं होता है। कुल मिलाकर न्यू के अंदर आप न्यू ले रहे हैं तो वहां आप 80C को भूल जाइए। 80C से आपका कोई लेना देना ही नहीं है न्यू रिजीम के अंदर। और यदि आप ओल्ड रिजीम के अंदर जा रहे हैं तो आप इनके अंदर कटौती मैक्सिमम 1,50,000 की ले सकते हैं। अब यहां पर 80CCC ये क्या है? 80CCC आपके किसी सार्वजनिक बीमा कंपनी से आपने यदि कोई पेंशन प्लान लिया है तो उस राशि को आप यहां पर लिखकर माइनस कर सकते हैं डिडक्शन के लिए। और 80CCD1 यह एक प्रकार की पेंशन प्लान होती है, पेंशन ही होती है। और इस स्थिति में कोई भी व्यक्ति हो, किसी निजी क्षेत्र में हो, कर्मचारी हो, NRI हो, और उसने अपना पेंशन प्लान लिया हो जो कि 10% के हिसाब से मैक्सिमम कटता है उसके सैलरी से, और अधिकतम वह 1 लाख तक का ही क्लेम यहां पर कर सकता है। अब नियम बदलकर 1,50,000 यहां पर हो गया है, तो 1,50,000 तक का क्लेम यहां पर कर सकता है। तो यह भी एक प्रकार के पेंशन प्लान से संबंधित है और यह भी एक प्रकार का पेंशन है, लेकिन यह नेशनल पेंशन स्कीम के तहत है और यह किसी निजी क्षेत्र की बीमा या अदर कंपनियों के द्वारा आपने कोई पेंशन प्लान लिया हो। इन दोनों में यह मोटा फर्क होता है और यह आपका जनरल 80C होता है। तो इस प्रकार से इन तीनों को मिलाकर आप जो है 1.5 लाख तक की अधिकतम छूट ले सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बार और हम आपको रिमाइंड कर दें कि 80C या 80CC या 80CCD1 की छूट आप ओल्ड रिजीम के अंदर ही ले पाएंगे। न्यू रिजीम में इन तीनों से आपको कोई लेना देना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहां पर नया विषय एक और है कटौती के लिए, डिडक्शन 80CCD1B, एडिशनल एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड NPS। तो यह क्या है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनरली हम यहाँ पर इसको
छोड़ देते हैं तो यह बहुत आईएमपी है। यह आपका सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर आप 50,000 तक की और एक्स्ट्रा छूट ले सकते हैं, लेकिन उसकी टर्म्स एंड कंडीशन यह है कि यदि आपने कोई पेंशन प्लान ले रखा है टीआर 1 के लिए, मान लीजिए ले रखा है और आपने कहीं और एक पेंशन प्लान में इन्वेस्टमेंट कर दिया है अपनी तरफ से, तो आप वहां पर एडिशनल 50,000 का टीआर 2 के लिए क्लेम कर सकते हैं, 50,000 की छूट और ले सकते हैं। कुल मिलाकर यदि आप एनपीएस कर्मचारी हैं तो आपको यहां पर मैक्सिमम 2 लाख की छूट हो जाएगी, क्योंकि 1,50,000 की इन सबसे मिलकर और 50,000 की आप एडिशनल इससे क्लेम कर सकते हैं, तो इससे आपको 50,000 और एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकता है। तो यह सिर्फ ओल्ड रिजीम वालों के लिए था, यह चौथा कॉलम भी। अब बात आती है डिडक्शन 80CCD2 की। यह आपका सबसे आईएमपी पार्ट है और इसके अंदर ओल्ड और न्यू दोनों प्रकार की रिजीम पर यह लागू होता है। तो यह क्या है? एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड एनपीएस, एनपीएस धारी जो कर्मचारी है और उन कर्मचारियों की नियोक्ता के द्वारा 10% टोटल सैलरी डीए प्लस आपकी बेसिक प्लस डीए का 10% कट के नियोक्ता के द्वारा ही एनपीएस के अकाउंट में जमा होता है, जिसे हम टीआर 1 कहते हैं। तो वह जो है राशि आपको यहां पर क्लेम करना है। कुल मिलाकर अभी हमने जो ये देखा, तो आप इसे न्यू और ओल्ड दोनों में क्लेम कर सकते हैं, लेकिन न्यू के अंदर आप नंबर 1 तो यह क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 यहां पर 50,000 का डिडक्शन आपने क्लेम किया, उसके बाद सेकंड आप यहां पर क्लेम कर सकते हैं इस राशि को। कुल मिलाकर आप एनपीएस की राशि और स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये 2 आपके डिडक्शन में क्लेम हो सकते हैं न्यू रिजीम के अंदर, नई व्यवस्था के अंदर, और पुरानी में ये सब आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपने यहां पर कहीं पेंशन को दिखा दिया है तो फिर यहां पर आपको पेंशन दिखाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें स्वाभाविक रूप से पेंशन को यहीं पर दिखाना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद, और अब आप कर लीजिए टोटल डिडक्शन ए से मतलब हमने सी वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। 80C की जितनी सब सेक्शन है उनको भी मिला लिया जाए तो हम 80C के परिवार की बात कर रहे हैं, तो 80C सेक्शन का जो परिवार है उससे मिलाकर सारा आपका टोटल आप यहां पर लिख लीजिए कि आपका कितना डिडक्शन हुआ है। समझ गए? इन सब से मिलकर, इन तीनों से मिलकर आपको 1,50,000 और मैक्सिमम 50,000 यहां पर एड ऑन कर सकते हैं आप, तो कुल मिलाकर यह हो गया 2 लाख, और यह अलग है, ठीक है, यह विषय अलग है। अदर डिडक्शन फॉर ओल्ड रिजीम, बिल्कुल स्पेशल लिखा गया है कि ओल्ड रिजीम के लिए ही ये सारे डिडक्शन आपके लागू होते हैं। तो हमने न्यू रिजीम में सिर्फ 2 प्रकार के डिडक्शन ही देखे हैं, एक आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन और दूसरा एनपीएस वाला डिडक्शन, और ये सारे आपके ओल्ड रिजीम के अंतर्गत ही आते हैं डिडक्शन, और नई रिजीम के अंदर लागू नहीं होते हैं। डिडक्शन 80D बहुत महत्वपूर्ण डिडक्शन पर हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप सभी के पास इस प्रकार के डिडक्शन है, लेकिन आप जानकारी के अभाव में इनका उपयोग नहीं कर पाए हैं, तो बिना स्किप किए वीडियो को देखिए, क्योंकि आर्थिक मामला है तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट हो जाएगा। मेडिक्लेम प्रीमियम, तो यहां पर 80D के अंतर्गत यदि आपने कोई मेडिकल पॉलिसी ले रखी है, उस पॉलिसी को आप यहां पर क्लेम कर सकते हैं 80D के अंतर्गत, और मैक्सिमम आप इसे 25,000 का क्लेम कर सकते हैं। और प्लस टर्म्स एंड कंडीशन यहां पर टीसी लिखा है, इसका मतलब है टर्म्स एंड कंडीशन का यह अर्थ है कि आप आपके परिवार के लिए ले रहे हैं तो उसके लिए आप 25,000 रुपए का क्लेम कर सकते हैं, और यदि आपके माता पिता भी आपके साथ रहते हैं तो उनकी पॉलिसी के लिए भी आप 25,000 का क्लेम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर आप 50,000 का क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। कितने हजार का हो गया? ये 50,000 का हो गया। एक रास्ता तो ये हो गया 50,000 का कि आपके माता पिता और आप। अब पहली शर्त ये है कि यदि आपके माता पिता की उम्र 60 साल से कम है तो उनके लिए 25,000 रुपए, ठीक है। तो 25 ये और 25 आपके माता पिता के, कुल मिला के हो गया 50,000। और यदि एक कंडीशन बनती है कि आपके माता पिता
60 साल से ज्यादा के हैं, अबव 60 ईयर हैं, उस कंडीशन में उनके लिए आप 50,000 रुपये का मेडिक्लेम ले सकते हैं। ठीक है, मेडिकल प्रीमियम जो है वो ले सकते हैं, 50,000 उस पे और 25,000 आपके, तो कुल मिलाकर यह राशि हो जाती है यहाँ पर 75,000। तो एक कंडीशन तो 50,000 की बन गई और एक कंडीशन बन गई आपकी 75,000 रुपए की, 75,000 की। तो दो प्रकार के वेरिएशन आपको यहाँ पर मैंने दिखा दिए कि आपके माता पिता यदि 60 साल से कम उम्र के हैं तो उनके लिए आप एडिशनल 25,000 और ले सकते हैं, और यदि वे 60 साल से ज्यादा के हैं तो उनके प्रीमियम पे आप 50,000 तक खर्च कर सकते हैं और आपके लिए 25,000, तो कुल मिलाकर यहां पर राशि हो जाती है 75,000 रुपए। अब हमारा नेक्स्ट विषय आता है डिडक्शन 80DD। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है डिडक्शन का, कि डिसेबल पर्सन 40% एंड 80%। तो डिसेबल पर्सन आपके परिवार में कोई पर्सन है जो कि डिसेबल है, तो उस स्थिति में ध्यान से समझ लीजिए, आप या आपके परिवार में आश्रित कोई व्यक्ति आपसे है, आपसे आश्रित कोई व्यक्ति है, आप कर्मचारी है, आप परिवार चलाने वाले व्यक्ति हैं, आपकी इनकम पर वह डिसेबल पर्सन आश्रित है, तो उस स्थिति में यदि वह पर्सन 40% तक डिसेबल है तो आप 75,000 का 75,000 तक का क्लेम सीधे सीधे कर सकते हैं। इसको क्लेम कर सकते हैं 75,000 का। और यदि वह पर्सन आपका कितना कर सकते हैं, यहां पर 75,000 का क्लेम कर सकते हैं। किस कंडीशन में, जब वह 40% से लेकर 80% तक का डिसेबल हो। और यदि 80% से ज्यादा का डिसेबल हो, 80% की स्थिति में डिसेबल हो, तब आप 1,25,000 तक का सीधा सीधा क्लेम कर सकते हैं। तो 1,25,000 और 75,000 बहुत आसानी से क्लेम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं इसको क्लेम करने में। तो आप आश्रित का सर्टिफिकेट लगाकर यह राशि क्लेम कर सकते हैं और डिडक्शन में ला सकते हैं। ठीक है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है, आपको यहां से टैक्स में बराबर रिलीफ मिलेगी। अब आपका नेक्स्ट है डिडक्शन 80DDB। 80DDB के अंदर यह होता है कि ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज, कुछ स्पेशल बीमारियों के इलाज के लिए यहां पर कटौती की जाती है, आपको डिडक्शन दिया जाता है, और इसकी राशि मैक्सिमम 40,000 और मैक्सिमम 1,00,000 रुपए है। दो प्रकार की राशियां यहां पर दी गई है, 40,000 और 1,00,000। तो यह दोनों अलग अलग कंडीशन के लिए राशि बनी है। अब हम बात करते हैं 80E की, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन। यह भी IMP लगभग लोग इसको यूज करते हैं। तो हायर एजुकेशन लोन आपने अगर ले रखा है, हायर से मतलब है कि 10+2 के बाद की, यह वहां भी चल जाएगा। तो उस कंडीशन में आप हायर एजुकेशन कहते हैं, और हायर एजुकेशन के लिए जो लोन लिया जाता है उसको आप यहां पर दर्शा सकते हैं और आप डिडक्शन ले सकते हैं। इसके बाद डिडक्शन 80TTA। 80TTA मतलब इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। यदि आपके बैंक अकाउंट पर आपको ब्याज मिलता है तो उस ब्याज की राशि को यदि आपने इनकम में दर्शा दिया है, ठीक है, इनकम में वहां पर आपने दर्शा दिया है, तो फिर आप यहां पर उसकी 10,000 तक की मैक्सिमम डिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसकी रेंज भी है मैक्सिमम 10,000, इससे ज्यादा का आप इसमें डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। यदि आपने इनकम में 20,000 दिखाए तो आपको उसमें से 10,000 ही डिडक्शन मिल पाएगा। अब बात आती है डिडक्शन 80TTB की। यह भी एक IMP पार्ट है और यह भी इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ही है। यह डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट है और इसमें यदि आपको ब्याज मिलता है डिपॉजिट पर तो यहां पर आप 50,000 तक की मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं। तो यह हुआ आपका 80TTB। तो इस प्रकार से ये सारे सेक्शन डी के अंतर्गत आते हैं और डी के बाद TTA और TTB। तो इन सभी को मिलाकर, यह सी को छोड़कर है, सी को छोड़कर बाकी सबको हमने कह दिया है अदर। तो अदर जितने भी डिडक्शन है उनको जोड़कर आप यहां लिख लीजिए। अब हमारे पास हो गए दो प्रकार के डिडक्शन, एक हो गया 80C का डिडक्शन और एक हो गया हमारा 80D से और उसका परिवार, और एक TTA और TTB। और इसके बाद भी कोई डिडक्शन ऐसा नहीं कि यही लास्ट डिडक्शन, इसके बाद छोटे मोटे काफी सारे डिडक्शन
और भी होते हैं 80C से लेकर 80U तक के काफी सारे डिडक्शन होते हैं। ऐसे काफी सारे छोटे छोटे और डिडक्शंस होते हैं जिनकी जानकारी आपको होना चाहिए, और इन सभी को विस्तार से मैंने एक वीडियो में बताया है और उसके लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मतलब सी मोर में आपको नीचे की तरफ जाना है, वहां पर आपको बाकायदा पूरे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। आपको वहां लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए और देख लीजिए अगर आप इस तरह से जानना चाहते हैं तो। ठीक है, तो यह अपनी डिडक्शन बी हो गई। अब इसे आता है कि सारे डिडक्शन हम निकाल चुके हैं कि हम कितने कितने हमें डिडक्शन मिली है या हम कितनी डिडक्शन को क्लेम करके आए हैं। अब आप टोटल डिडक्शन ले लीजिए। टोटल डिडक्शन आप यहां पर फिल कर लीजिए। ठीक है, ए वाली बी वाली यहां पर फिल कर ली और ए प्लस बी का टोटल यहां पर कर लीजिए। तो कुल मिलाकर यह आपकी हो गई टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन आपने निकाल ली, आपकी इनकम निकाल ली। इनकम में से आपने क्या किया, 50,000 के सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा दी। प्रोफेशनल टैक्स यदि आप ओल्ड रिजीम के अंतर्गत जा रहे हैं तो वो घटा दिया। उसके बाद जो भी डिडक्शन जिस नियम के अंतर्गत आ रही है, मैंने सारे नियम आपको बताए हैं, तो 80C और 80D और TTA TTB के अंतर्गत वे सारे लेकर आप यहां पर आ जाइए और टोटल कर लीजिए। तो यह आपके हो गई डिडक्शन। ठीक है, अब आप निकाल चुके हैं डिडक्शन। डिटेल फॉर इनकम एंड टैक्स कैलकुलेशन। इनकम और टैक्स की कैलकुलेशन किस प्रकार से हमें करना है, यह यहाँ पर इस पेज का विषय है। तो ग्रॉस टोटल इनकम आप यहाँ पर लिख लीजिए। इसके बाद टोटल डिडक्शन। ग्रॉस टोटल इनकम से अर्थ है कि आपने अपनी टोटल इनकम में से स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस कर दिया। यदि आप ओल्ड रिजीम में जा रहे हैं तो आपने प्रोफेशनल टैक्स को भी माइनस कर दिया। इन दो विषयों को माइनस करने के बाद में क्या क्या किया, हम यहां पर ओ लिख देते हैं। यह आपकी इनकम है। इस इनकम में से यदि आप ओल्ड के अंतर्गत जा रहे हैं, ओल्ड रिजीम के अंतर्गत जा रहे हैं, तो आपने अपनी इनकम में से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस किया और क्या किया, प्रोफेशनल टैक्स माइनस किया, और जो बचता है वह आपका होगा यहां पर ग्रॉस टोटल इनकम। ओके, और यदि आप न्यू रिजीम के अंदर जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं आप, न्यू रिजीम के अंतर्गत जा रहे हैं, तो आपकी इनकम में से और जो इनकम आएगी वह आपकी हो जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम। ओके, यहां पहुंच गए, ग्रॉस टोटल इनकम हमने निकाल ली। और अब टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन में यदि आप ओल्ड रिजीम के अंतर्गत जाते हैं तो आपको सी, ठीक है, सी और सी का परिवार, सी, CCD, CCD1, CCD-B1, इस प्रकार की सारे CCD2 और उसके बाद TTA, TTB, वे सारे एड ऑन करते हुए आप यहां पर इसका टोटल कर लीजिए। और यदि आप न्यू रिजीम के अंदर जा रहे हैं तो सिर्फ आपके पास यहां पर एक ही डिडक्शन आती है, वह है NPS आपकी, जो कि 10% होती है। वह ही आप यहां पर डिडक्शन में ले सकते हैं। ठीक है, तो यह आपका विषय हो गया। तो आपका टोटल डिडक्शन निकल जाएगा। अब टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम से अर्थ है कि अब आप इसमें से इसको घटा दीजिए, आप इसमें से इसे घटा दीजिए। इसमें से इसे घटाने के बाद में आपकी ग्रॉस टोटल इनकम जो निकल कर आई है उसमें से आप घटा दीजिए आपका डिडक्शन सी से लेकर यू तक का सारा, और फिर आप यहां पर टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहां पर आपके आ जाएगी टैक्सेबल इनकम घटाने के बाद कि कितनी इनकम पर टैक्स देना है। कुल मिलाकर बहुत ही सीधी सी कहानी है, बहुत ही सीधी सी बात है कि आपकी जो इनकम है उस पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना है, और यदि आप ओल्ड रिजीम के अंतर्गत जा रहे हैं तो प्रोफेशनल टैक्स आपको माइनस करना है, और नहीं जा रहे हैं तो सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन, और न्यू के अंदर आपको सिर्फ एनपीएस माइनस करना है डिडक्शन में, और ओल्ड के अंदर आपको सी से लेकर यू तक के सारे डिडक्शन अपने अपने नियमों के अनुसार, सी वाले परिवार से आप 1,50,000 मैक्सिमम, और डी और टीटीए टीटीबी को लेकर आप अदर डिडक्शन लिख सकते हैं। तो उस स्थिति में इसे लिखकर इसे माइनस कर दीजिए, आपकी टैक्सेबल इनकम यहां पर आ जाएगी। अब आप आ चुके हैं टैक्सेबल इनकम पर। अब आपका पहला काम होगा कि टैक्स का कैलकुलेशन। टैक्स को कैलकुलेट कैसे किया जाए? टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो प्रकार के रिजीम हम देख रहे हैं, एक पुरानी रिजीम और एक नए रिजीम। तो पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत
आपको यहाँ पर 2,50,000 2,50,000 तक की राशि पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। बिल्कुल क्लियर है कि यदि आपकी टैक्सेबल इनकम, क्या टैक्सेबल इनकम 2,50,000 से अंदर है तो आप बिना कुछ कैलकुलेशन करे नील कर दीजिए, आप हो गए टैक्स फ्री। ओके। और यदि आपकी इनकम 2,50,000 से 5 लाख के बीच में है, कौन सी इनकम? टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम यदि आपकी 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो उस राशि का आपको देना होगा यहां पर 5%। और नेक्स्ट है आपका कि यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से 10 लाख तक है तो आपको यहां पर देना होगा 20%। और यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख से अबव है तो यहां पर आपको देना होगा 30%। तो यहां पर अलग अलग टुकड़ों में यह कैलकुलेट होता है कि मान लीजिए कि आपकी टैक्सेबल इनकम, हम एक एग्जांपल ले ही लेते हैं कि टैक्सेबल इनकम, यदि आपकी टैक्सेबल इनकम यहां पर मान लीजिए 6 लाख बनती है, कितनी बनती है? 6 लाख। तो इसके टुकड़े होंगे, कैसे टुकड़े होंगे? हम कह सकते हैं कि 0 से 2.5 लाख तक तो आपको यहां पर नील है। अब आप 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक कितना है? 5% है। तो इस राशि का आपको 5% देना है, मतलब 2.5 लाख से 5 लाख का 5% हो गया आपका 12,500 रुपए। ठीक है, 12,500 यह आपका हो जाएगा। और बचती है आपकी 6 लाख तक जाना है आपको, तो 5 लाख से ऊपर आपकी होती है 1 लाख। तो यहां पर 5 लाख से लेकर 6 लाख तक आपको 1 लाख बचते हैं और इसका आपको लगेगा 20%। तो इसका यहां पर होता है 20%। तो आप यहां पर देख लीजिए 1 लाख बचते हैं, 1 लाख का 20% मतलब होता है 20,000 रुपए। तो कुल मिलाकर आपके पास यहाँ 32,500 रुपए आपके टैक्स बन जाएगी। और 32,500 पर आपको यहाँ पर इस राशि पर 4% और प्लस टैक्स करना होगा, आपका हेल्थ एंड एजुकेशन का टैक्स, और वो आपका फाइनली टैक्स बन जाएगा। इसके एग्जाम्पल और डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको अलग से बताऊंगा मैं। और संभावित है कि इसी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाए। तो इस प्रकार से यह कैलकुलेट होता है। अब बात करते हैं हम न्यू रिजीम की। यह हुआ हमारा ओल्ड रिजीम का टेबल या ओल्ड रिजीम का स्लैब। यदि हम न्यू की तरफ जाएं तो बदलाव क्या आया है? बदलाव यह आया कि जहां 2.5 लाख तक आपको छूट थी, वहां अब आपको 3 लाख तक कोई टैक्स देना नहीं होगा। और 3 लाख से 6 लाख तक की आय पर आपको अब टैक्स लगेगा 5%। इसके बाद 6 लाख से लेकर 9 लाख तक आपका जो टैक्स है अब है वह है 10%। ठीक है। और 9 लाख से 12 लाख तक अब 3-3 लाख के गैप बना दिए गए हैं। पहले 2.5 लाख का था और फिर सीधा सा आपका जो है यहाँ पर 2.5 से 5 था और 5 से 10 था। तो यहाँ पर 3-3 लाख के गैप कर दिए गए हैं। 6 से 9 के लिए 10% और 9 से 12 के लिए 15% और 12 से 15 के लिए 20% और 15 लाख से अबव के लिए 30%। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपकी जो इनकम है, अभी हमने जो एग्जांपल लिया था टैक्सेबल इनकम 6 लाख का, अभी से ही देख लेते हैं। यहां पर आपकी टैक्सेबल इनकम यहां पर भी होती है मान लीजिए 6 लाख रुपए। तो क्या होगा देखते हैं। 6 लाख रुपए यदि आपकी यहां पर टैक्सेबल इनकम है न्यू रिजीम के अंतर्गत, तो हमें क्या है ये दिया गया है कि 3 लाख तक तो आपको नील है। तो 0 से 3 तक तो यहां पर हो गया नील। ठीक है, 0 से 3 तक हो गया नील। 0 से 3 नील। 3 से 6 के बीच में 5%। तो 3 से 6 के बीच में आपका लगेगा 5%। तो यहां पर 3 लाख, 3 लाख का 5%, 3 पंजे 15,000। तो ये हो गया आपका 15,000 रुपए। ये आपका एक टैक्स बन गया। अब आप कहां जा रहे हैं? 6 लाख तक थे आपके इनकम, तो ये कुल मिलाकर आपको 15,000 ही टैक्स यहां पर लगना है। ठीक है। अब
बात आती है रिबेट की। अभी हम नेक्स्ट और बाकी है हमारा विषय, अभी रिबेट की बात हमने नहीं की है। इसके अंदर भी हमने एक कैलकुलेशन करा है कि इतना टैक्स आपका बन जाएगा, लेकिन इसके अंदर आप एक चीज और छोड़ रहे हैं, रिबेट। रिबेट की बात हम इस स्लाइड के बाद में करेंगे। ये एग्जाम्पल का हमारा विषय नहीं था, लेकिन हमने यहाँ पर एग्जाम्पल सेट करके आपको बताया कि किस प्रकार से ये कैलकुलेशन होगा। तो रिबेट क्या मिलेगी उस पर भी आपको डिटेल से जानकारी मैं यहाँ पर दूंगा। तो यहाँ पर हो गए आपके 15,000 रुपए टैक्स, और इसका प्लस 4% आपका होता है यहाँ पर सेस। ठीक है, तो ये 4% जोड़कर आपका बन जाता है इनकम टैक्स। अब बात आती है रिबेट की। ये हुआ ओल्ड व्यवस्था और न्यू व्यवस्था दोनों के अंतर्गत हमारा टैक्स स्लैब से टैक्स का कैलकुलेशन। अब बात करते हैं टैक्स रिबेट की। ठीक है, तो टैक्स रेट नॉर्मल रेट, हमने नॉर्मल रेट के हिसाब से मान लीजिए टैक्स निकाला। हमने दोनों रिजीम में निकाला। मान लीजिए 15 चुकू 60, मतलब ये हो गया आपका 600 रुपये। तो 600 रेट करके ये हो गया आपका 15,600। तो 15,600 तो यहाँ पर इसे ही मान लेते हैं 15,600। और यहाँ पर ओल्ड रिजीम में आपका यहाँ पर 32,500 और उसका 4%। ठीक है, तो हम एक किसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 15,600 को, इसी को ले लेते हैं न्यू रिजीम के अंतर्गत। तो टैक्स रेट नॉर्मल रेट, हमने नॉर्मल रेट के हिसाब से टैक्स निकाला है 15,600 रुपये। ठीक है, ये हमने निकाला 15,600। अब बात आती है टोटल टैक्स बिफोर रिबेट। आपने 15,600 जो टैक्स है वो 15,600 बना है, और कब है, बिफोर रिबेट। अभी आपने रिबेट नहीं लगाई है, मतलब आप यहाँ पर 15,600 ही वापस से लिख सकते हैं। इसके बाद सबसे आईएमपी पार्ट और यह समझने वाला पार्ट यह है कि टैक्स रिबेट 87A के अंतर्गत। तो टैक्स रिबेट दो प्रकार की यहाँ पर अब हो जाती है। जैसा डिडक्शन हमारा 50,000 का दोनों के लिए कॉमन था, यहाँ पर अलग अलग हो जाता है। यहाँ पर आपके ओल्ड के अंदर आपकी जो रिबेट है वो 12,500 रुपये बनेगी। ठीक है, ओल्ड के अंदर 12,500 बनेगी। आप 12,500 रुपये रिबेट ले सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि आप मैक्सिमम, यदि आपके टैक्सेबल इनकम 5 लाख बनती है तो आप रिबेट ले सकते हैं, और 5 लाख से कम ज्यादा की यदि इनकम है, यहां पर आप 5 लाख तक की इनकम पर ही रिबेट ले सकते हैं 12,500। और आपकी ये वाली इनकम नहीं, टैक्सेबल इनकम, ये वाली इनकम जो 6 लाख है यहाँ पर, ये यदि राशि 5 लाख होती है, कुल मिलाकर हम इस 5 लाख को पढ़ सकते हैं रिबेट के विषय में 5,50,000। तो मैं अगर सीधे शब्दों में कहूं तो 5,50,000 तक आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर 5,50,000 अगर आप रखते हैं तो आपका जो टैक्स बनेगा वह बनेगा 12,500 रुपये ही। तो 12,500 कुल मिलाकर आप 50,000 घटा देंगे तो 5 लाख और 2.5 लाख का 5 लाख 12,500, और 12,500 में से 12,500 चले जाएंगे तो आपका यहाँ पर टैक्स हो जाएगा नील। ठीक है, तो रिबेट के कारण आपका टैक्स यहाँ पर हो जाएगा नील। तो हम कह सकते हैं कि ओल्ड के अंदर 5.5 लाख तक की यदि आपकी इनकम है, शुद्ध इनकम, अभी आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें से माइनस नहीं किया है, उस स्थिति में आपको यहाँ पर कोई टैक्स नहीं देना होगा इस रिबेट को लेने के बाद में। और यदि हम न्यू व्यवस्था की बात करें, न्यू व्यवस्था के अंदर यह राशि है आपकी 25,000 रुपये। अब 25,000 रुपये आपके रिबेट है, तो ये कहां तक काम करेगी? इसका अर्थ यह है कि यदि आपकी टैक्सेबल इनकम, यहां पर हमने 6 लाख ली थी, हम यहां पर सीधे सीधे लिख देते हैं कि यदि आपकी आमदनी 7.5 लाख तक है, ठीक है, 7.5 लाख तक है, तो आप इसमें से 50,000 माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन के, बचा आपके पास 7 लाख। तो 7 लाख तक यदि आप कैलकुलेट करते हुए आएंगे तो आपका यहाँ पर टैक्स बनेगा 3 लाख से 6 लाख के बीच का 3 लाख का 15,000, और बचा आपका नेक्स्ट 10%, तो वह आपका बन जाएगा यहाँ पर 10,000 रुपये। ठीक है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं इसको कि आपकी यदि से 7.5 लाख है तो 50,000 आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लिया, तो बचता है आपके पास
7 लाख रुपए, तो आपने 3 से 6 के बीच में 3 लाख का 5% 15,000 और बचता है 1 लाख, तो 1 लाख का 10% 10,000 रुपये। तो कुल मिलाकर आपका यहाँ पर जो टैक्स बन जाएगा वह बन जाएगा 25,000 और 25,000 की ही आप यहाँ पर रिबेट ले लेंगे तो आपका यहाँ हो जाएगा टैक्स नील। तो कुल मिलाकर मोटे तौर पर यह आप कह सकते हैं कि 5.5 लाख तक नो एनी डिडक्शन, आपने सी से लेकर यू तक कोई डिडक्शन नहीं लिया है, उस स्थिति में भी आप 7.5 लाख तक अपना टैक्स नील रख सकते हैं सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर। और यदि आपने एनपीएस इसके अंदर माइनस कर दिया तो उस स्थिति में यह और अंदर आ जाएगा, तो यह वहां भी उस स्थिति में भी नील हो जाएगा। यदि आपका कोई अमाउंट 7.5 से ऊपर बढ़ता है और आप उसे 75,000 रुपये इधर इनकम बढ़ती है, मान लीजिए 8,25,000 है और आपने 75,000 का वहां पर वापस से एनपीएस का डिडक्शन दिखा दिया न्यू रिजीम के अंदर, तो 8,25,000 की भी आपको यहाँ पर ये डिडक्शन इनका टैक्स नील हो जाएगा। ओके, तो यह हुआ हमारा 2 प्रकार से रिबेट। अब बात करते हैं हम नेट टैक्स आफ्टर रिबेट। तो नेट टैक्स आफ्टर रिबेट को आप यहां पर फिल कर देते हैं। उसके बाद जो आपका नेट टैक्स यदि आता है उस पर आप 4% का सेस लगा दीजिए और यहां पर टोटल टैक्स ऑन इनकम यहां पर लिख सकते हैं। आप कुल जो भी आपको टैक्स देना हो वो आप लास्ट में फिल कर देते हैं। अब विषय एक और यहां पर समझने का आता है, वह विषय ये है कि ये जो आपके रिबेट है 87A की, इसको हम थोड़ा सा न्यू रिजीम के अंदर लाकर और समझते हैं। न्यू रिजीम के अंदर लाकर समझते हैं कि यदि के मार्जिनल टैक्स रिबेट सीमांत छूट, अब यह सीमांत छूट क्या है, बहुत ही आईएमपी पार्ट है यह, और इसको भी मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है एक वीडियो के माध्यम से। और इसे समझने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो की लिंक दी गई है, उसे भी ध्यान से देखिए। यहां पर भी आपको काफी सारी बचत होने वाली है। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल और बता देता हूं कि आपकी जो इनकम है उस इनकम के ऊपर आपने बनाया यहां पर लास्ट में लाकर टैक्स। तो टैक्स जो बना वह टैक्स और इस इनकम के 7.0 लाख, 7.0 मतलब 7 लाख से ऊपर जो राशि है, 7 लाख से ऊपर की जो राशि है और आपका जो टोटल टैक्स बना है, उन दोनों में जो राशि कम से कम होगी वही टैक्स के रूप में लिखी जाएगी। यहां पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण आईएमपी पार्ट है आपका रिबेट का। तो इसका आप वीडियो देखना ना भूलें। मात्र 10 मिनट का वीडियो है जिसके अंदर मैंने काफी सारे डिटेल में आपको जानकारी इस विषय की दी है। तो आई होप कि आपको यह पूरा विषय आज का समझ में आ गया होगा कि अपने इनकम टैक्स की कैलकुलेशन आप कैसे करें। और यदि ये वीडियो आपके बहुत ही काम का है, बढ़िया है, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, डेफिनेट शेयर करना ही है। और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास कंप्लीट इनकम टैक्स संबंधित सभी समस्याओं को सॉल्यूशन के वीडियोस हैं जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और यहां ना मिले आप प्लेलिस्ट पर जाकर भी उन सबको देख सकते हैं। और मैंने इन वीडियोस, सभी वीडियोस के नीचे व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी दी है, उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको सारा कंटेंट एक ही जगह मिल जाए। आप मेरा नाम सर्च करें और आपको सर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है। आपके फॉलो के लिस्ट में आप जैसे ही जाएंगे मैं आपको वहां पर मिल जाऊंगा और उसे आप क्लिक करके हमेशा मेरे वीडियो को देख सकते हैं कि क्या क्या कंटेंट नए आए हैं, सारा वहां पर सब कुछ मिल जाएगा। और वहीं से आप सभी को शेयर भी कर सकते हैं। यह आपके लिए विशेष फैसिलिटी वहां पर मिलती है। थैंक यू वेरी मच।